हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज काफी लंबे समय दिनों के बाद आज हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तकरीबन 20 दिन है ना, 20 दिन के बाद आज हम लोग क्लास स्टार्ट हो रहा है और जहां जहां छोड़े थे जो टॉपिक उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इतिहास के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच चुके थे कहाँ? तुगलक वंश। और तुगलक वंश में हम लोग किसको देख लिए थे? गयासुद्दीन तुगलक को देख चुके थे। तुगलक वंश को स्टार्ट करने से पहले सल्तनत, जिसको हम लोग कहते हैं सल्तनत काल, सल्तनत काल में कौन कौन सा वंश आता है आप लोगों को पता है? उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोदी वंश। बात समझ रहे? तो इसमें सल्तनत काल में जो हम लोग आज वंश पढ़ने वाले हैं उसका नाम है तुगलक वंश। क्या नाम है? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में आपको बता दें कि यह सल्तनत काल का सबसे लंबा वंश है, सबसे लंबा वंश। ठीक है, कहा जाता है कि इसका कार्यकाल जो है 1300 कब से? 1320 से 1320 से 1414 तक। बात समझ रहे हैं? सबसे लंबा। और यहाँ जो बोर्ड में आपका दिख रहा है ना, वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो तुगलक वंश हम लोग देख लिए। तुगलक वंश है 1320 से लेकर 1414 तक। अब तुगलक वंश में 3 प्रमुख शासक हुए, 3 प्रमुख शासक। उस 3 प्रमुख शासक में पहला शासक जो कि तुगलक वंश का स्थापना किया था, जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने एक वंश की नींव डाली जिसका नाम है तुगलक वंश। बात समझ रहे? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कहा जाता है कि नहरों का निर्माण करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। वहीं अगर हम तुगलक वंश में आगे जब दूसरे तीसरे के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में जब पढ़ेंगे, तो फिरोज शाह तुगलक, तो तीसरा जो आपका जो शासक था फिरोज शाह तुगलक, कहा जाता है कि नहरों का मरम्मत कराने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? फिरोज शाह तुगलक है। और सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करने का श्रेय भी जाता है कि उसको? फिरोज शाह तुगलक। बात समझ रहे हैं? तो हम लोगों का जो आज का विषय है वो है तुगलक वंश। अब तुगलक वंश में जो हम लोग का विषय है वो है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक रहा और 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 ईस्वी 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक बैठता है और कहा जाता है कि उसका जो कालखंड है 1325 से लेकर 1351 तक, 1351 तक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो उनका अलग अलग रूप प्रस्तुत करते हैं वो अपने मुताबिक। उसमें से प्रमुख 3 इतिहासकार जो उसके समकालीन थे। सबसे पहले जिसका नाम है जियाउद्दीन बर्नी, दूसरा है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो भारत में दिल्ली में सन 1333 ईस्वी में आया था और कहा जाता है ये वही इब्न बतूता है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने 8 वर्ष तक दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और फिर बाद में चीन भेज देता है राजदूत बना के। ये जो इतिहासकार है इब्न बतूता, इसके द्वारा एक किताब लिखा गया जिसका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। और उस रेहला बुक में बहुत सारा विवरण प्रस्तुत है। प्रमुख जो उसमें लिखा गया, मेंशन किया गया है, उसमें डाक व्यवस्था कैसी थी उस समय में, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, और जो विदेशी व्यापारी लोग आए थे भारत में उसके बारे में उस पुस्तक में अंकित है।
तुगलक वंश के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या क्या हो रहा था। उसके बाद तीसरा एक इतिहासकार है जिसका नाम है इसामी। कहा जाता है कि इसामी जो है तुगलक से, माने मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत नाराज था। उसका कारण क्या था, उसका कारण समझते हैं। कारण यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक धर्मनिरपेक्ष राज्य चाहता था कि हमारा जो राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष हो, उसमें उलेमाओं का वर्चस्व ना रहे। मतलब कहने का मतलब है कि धार्मिक एवं न्यायिक जो मामला था हुआ करता था उस पे उलेमा वर्ग का ज्यादा वर्चस्व था, और उस वर्चस्व को मोहम्मद बिन तुगलक जो है खत्म कर दिया था। और वह चाहता था कि हमारा जो राज्य बने वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बने। क्या बने? धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब स्वाभाविक है जब उलेमाओं का ताकत को खत्म कर देगा तो उलेमा खुश रहेगा, नाराज रहेगा? नाराज रहेगा। तो कहा जाता है ये सब परिदृश्य जो देखा कौन? इसामी, जो इतिहासकार है। तो वो नाराज हो गया किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। और कहा जाता है कि उसामी जो है, इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ सेना भी तैयार करने का निर्णय ले लिया था, उसके खिलाफ हम लोग जाएंगे। तो ये तीन प्रमुख इतिहासकार हैं जो आपको पूरे मोहम्मद बिन तुगलक के कालखंड को दर्शाने का काम करते हैं। उसमें प्रमुख रूप में बर्नी है और इब्न बतूता है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, ये तो इतिहासकार थे उसके समय में। कौन कौन? नहीं, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। दूसरा इब्न बतूता, तीसरा इसामी। इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में, और उसे 8 वर्ष तक काजी नियुक्त किया गया था। कहाँ का? दिल्ली का। इब्न बतूता के द्वारा किताब लिखा गया जिसका नाम है रिहला, और उसमें जिक्र है डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, और बात समझ रहे हैं कि विदेशी लोग आए यहाँ पे व्यापार के लिए, ये सब के लिए। तो ये हमारा इतिहासकार हो गए तीन। अब आते हैं हम लोग का जो विषय है वो विषय है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों का विषय है मोहम्मद बिन तुगलक। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल है वो सन 1325 से लेकर 1351 तक, 1325 से 1351। इतिहासकार के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है कि वह विद्वान के साथ साथ मूर्ख की श्रेणी में भी आता था। कारण क्या था? कि वह दूरदृष्टि का नहीं सोचता था। वह आगामी परिणाम क्या होगा उसके बारे में वह कभी सोचता नहीं था। यानी कि निर्णय ले लिए, उसके बाद कुछ खराब हुआ, अच्छा हुआ, तो जब खराब हुआ तो उस पर विचार करता था, अच्छा हुआ तो विचार करता था। बात समझ रहे? इतिहासकार के द्वारा अलग अलग मत दिया गया है उनके द्वारा। इब्न बतूता जो उसके दरबार में थे, जिसको काजी बनाया गया था, वो बहुत नजदीक से उसके बारे में समझ रहे हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या क्या कुछ कार्य ऐसे थे जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और उससे उसको पहचानने का प्रयास करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यपालिका क्या था, कि वो कैसे कार्य करता था। उसमें सबसे पहले हम लोग 3 प्रमुख चीजों का चर्चा करेंगे। पहला, कृषि सुधार। दूसरा, राजधानी परिवर्तन। और तीसरा वो है आपका प्रतीक मुद्रा। क्या है? प्रतीक मुद्रा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कृषि सुधार के बारे में हम लोग बात करेंगे।
मोहम्मद बिन तुगलक, अब देखिए एक राज्य को चलाने के लिए उसका राज्य व्यवस्था मजबूत होना जरूरी है। अब राज्य व्यवस्था में आपका पैसा भी आता है और आपका खेती गृहस्थी भी आता है, बात समझ रहे। तो कृषि सुधार के लिए इसने एक उपाय लगाया। उपाय क्या लगाया? तो आप एक नाम सुनेंगे, दोआब। दोआब का क्षेत्र सुनते हैं? दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र होता है वह दोआब का क्षेत्र कहलाया जाता है। कहा जाता है कि दोआब का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए बाढ़ वगैरह आता है ना, तो बाढ़ वगैरह आया तो अपने साथ नया मिट्टी लेके आता है, और जब वो पानी चला जाता है तो मिट्टी वहीं रह जाता है, और वह मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाता है उस क्षेत्र के लिए। तो दोआब के क्षेत्र में ये क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक, ये सोचा कि अगर मुझे अपने राजस्व को बढ़ाना है तो उस क्षेत्र में जहां पे कृषि अच्छी होती है उस क्षेत्र में वह टैक्स को बढ़ा दिया। क्या किया? वो टैक्स को बढ़ा दिया। बात समझ में आया? टैक्स को बढ़ा दिया, अच्छी बात है, टैक्स को बढ़ा दिया, कृषि होगा। लेकिन यह सोचा और सोचने का परिणाम यह हुआ कि तकरीबन 6 वर्षों तक उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। मतलब न बाढ़ आया न पानी हुआ, और वह क्षेत्र जो है पूरा बंजर हो गया था। अब क्षेत्र में अकाल पड़ा। अब यह सूचना राजा को प्राप्त होती है कि भैया अकाल पड़ गया, पूरा स्थिति जो है वह दयनीय है, पशु मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। बात समझ रहे? साथ ही साथ यह उस समय में ऋण देने की व्यवस्था भी चालू कर दिया था। ऋण मतलब क्या? लोन। बात समझ रहे? तो वो भी व्यवस्था कर लिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि अकाल पड़ गया। अब अकाल पड़ा तो भाई आप जो टैक्स लागू किए हैं, अकाल पड़ने के बाद जो किसान का खेती नहीं हो पा रहा है वो कहां से पैसा देगा आपको? जो आपसे ऋण लिया है वो पैसा आपको कहां से देगा? संभव ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि इसका जितना भी स्टाफ लोग था, जितना भी लोग थे, वो लोग वो ऋण लिया करते थे। कौन सा ऋण? जो टैक्स ऋण जो दिया था वो, और जो कर जिसने वो लागू किया था वो कर को वह जबरदस्ती वसूला करते थे। नतीजा यह होता है कि अकाल जब पड़ा था 6 वर्षों तक, उस 6 वर्षों में बहुत सारे पशु जानवर जो है वो मारे जा रहे थे। पूरा दिल्ली का वातावरण उस समय में ना बहुत, उस क्षेत्र का वातावरण बहुत दूषित होते जा रहा है। लेकिन फिर भी कर लेने का जो व्यवस्था था वो चालू रखा, और उसके लिए बकायदा इसने एक डिपार्टमेंट बनाया, और उस डिपार्टमेंट का नाम रखा गया दीवाने अमीर। दीवाने अमीर, दीवाने अमीर। और इसमें जो कर वसूलता था उसको कहा जाता है दीवाने कोही। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दीवान ए कोही। बात समझ में आया? दीवान ए कोही। तो अब देखो एक बात समझ में यहाँ पे आ रहा है कि इसने सिर्फ आकलन के आधार पर कि अगर हम दोहाब के क्षेत्रों में कर बढ़ा देते हैं, किसानी होगा, तो हो सकता है कि हमको टैक्स ज्यादा मिले। लेकिन हो गया इसका उल्टा। भैया यहाँ पे ना तो खेती हुआ ना गृहस्थी हुआ, अकाल पड़ गया 6 वर्षों तक। अब इसको नुकसान का भोगना पड़ा। इसको जो ऋण दिया था कुआं खुदवाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, उसमें भी उसको भारी नुकसान होता है।
तो ये एक जो था ना कृषि सुधार के लिए, ये आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा, बाकी जितना भी स्टोरी है शॉर्टकट में आपको हम बता रहे हैं। तो ये आपका एक कृषि सुधार के लिए जो कार्य किया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा है इसका राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन का आशय क्या है? यह जनाब है कहाँ? इसका केंद्र है दिल्ली। कहाँ केंद्र है इसका? दिल्ली। लेकिन यह साथ साथ जो है दक्षिण भारत की तरफ भी अपना जो है वर्चस्व कायम रखना चाहता था। आप नाम सुने होंगे विजयनगर साम्राज्य का नाम सुने, हरियर और बुक्का सुने ना। तो इसी के समय में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था, स्थापना किया गया था। अब ये दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली का शासक, अब यह चाहता था कि मेरा जो है वर्चस्व वो कहां तक रहे? दक्षिण भारत तक रहे, और दक्षिण भारत तक वो अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता था। इसमें बहुत हद तक सफल भी था। अब इसके दिमाग में एक बात आया। क्या आया बात? कि अगर हम दिल्ली में बैठते हैं तो दिल्ली में तो सिर्फ उत्तर भारत की तरफ ही है ना पूरा देख सकते हैं, दक्षिण की तरफ तो हम नहीं देखेंगे। हो सकता है कि अगर हम दिल्ली पे ही कंसंट्रेट करें तो दक्षिण भारत के जितने भी शासक लोग हैं छोटा छोटा, वो अपने आप को क्या कर ले? स्वतंत्र कर ले। बात समझ रहे? वो मेरा अधीन ना रह के अपने आप को क्या कर ले? स्वतंत्र कर ले। तो फिर तो मेरा वहां से भी टैक्स आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। राजस्व आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब ये इसके दिमाग में चला बात, तो फिर उपाय क्या? तो इसने एक फरमान जारी किया दिल्ली में। फरमान जारी किया कि सभी लोग अपना बुढ़िया बिस्तर बांधकर, यानी कि सब कुछ लेकर आप सभी को चलना होगा देवगिरी। और ये देवगिरी है कहां? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है ना, दौलताबाद जिसको बाद में रखा गया था, महाराष्ट्र और शायद मध्य प्रदेश के बीच में है। ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के बीच में। तो वहां फरमान जारी किया गया इसके द्वारा दिल्ली में कि भाई आप सभी को, सिर्फ राजा नहीं, राजा के साथ साथ जितने भी प्रजा हैं, जितने भी राज्य में प्रजा है, आप सभी को चलना होगा देवगिरी। क्यों? तो हम लोग जो है अपना राजधानी अब बनाने वाले हैं किसको? देवगिरी को। देवगिरी को बनाने वाले हैं। अब राजा का यह फरमान कि सभी को चलना होगा, कंपलसरी है चलना, सामान उमान लेके। अब अनुमान लगाइए कि दिल्ली से उस समय फ्लाइट तो नहीं चलता होगा, ना ट्रेन चलता होगा, चलता हो घोड़ा गाड़ी, अब पैदल। अब राजा तो स्वयं बैठे हुए हाथी पर, समझ रहे हैं, और लोग पैदल चल रहा है बड़ा बड़ा सामान लेके। अब जरा कल्पना कीजिए कि लोग अपना सामान अपना कंधा पे लेके चल रहे हैं दिल्ली से कहां? देवगिरी की ओर, और राजा हाथी पे बैठ के अपना चल रहा है। कहा जाता है कि देवगिरी जब पहुंचा था तो उस क्रम में हजारों लोग मारे जा चुके थे। मतलब दिल्ली से जो चला देवगिरी के लिए, तो उतने उस दरमियान में हजारों लोग मारे जा चुके थे। लेकिन फिर भी राजा यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, उसने देवगिरी पे अपना राजधानी बनाने के लिए संकल्पबद्ध रहा और वहां पे पहुंच गया। अब कहा जाता है कि राजा तो देवगिरी पहुंच गया, तो अब जब नया नया जगह आप जाइएगा ना, तो नया नया जगह और नया नया चीज आपको कुछ ही दिन तक अच्छा लगेगा, ये लाजमी है। आपको हमेशा अपना पुराना चीज याद आने लगेगा। जैसे कि आप कहीं घूमने के लिए जाइए, तमिलनाडु चल जाइए, ठीक, अब तमिलनाडु जाइएगा ना तो 1-2 दिन तो अच्छा लगेगा, बड़ी मजा आएगा, 3 दिन बहुत मजा आएगा, लेकिन चौथा 5वां दिन से लगेगा अरे यार कितना जल्दी हम अपना घर पहुंच जाते, ऐसा फील होता है। वही महसूस जो है वहां के प्रजा को भी होने लगा और मोहम्मद बिन तुगलक को भी होने लगा। यार मजा नहीं आ रहा यहाँ रहते, है ना,
ये अच्छी बात है कि यह सेंटर है पूरे हिंदुस्तान का, और यहाँ से हम उत्तर भारत की तरफ भी नजर रख सकते हैं और दक्षिण भारत की तरफ भी नजर रख सकते हैं। ये उसका सोच था, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। लेकिन उस सोच के मुताबिक वो चल भी रहा था और वहां वो पहुंच भी गया। और वही देवगिरी को बाद में उसने एक नाम रखा जिसका नाम है दौलताबाद। लेकिन कुछ ही महीनों में ना तो मोहम्मद बिन तुगलक को मन लगा और ना ही वहां के प्रजा को मन लगा। फिर मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया कि फिर एक फरमान जारी किया और कहा जनता लोग को कि देखिए यहाँ पे तो अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, है ना, हमको अच्छा लग रहा है। ऐसा करते हैं पुनः हम लोग चलते हैं वापस कहाँ? दिल्ली। बताइए क्या राजा है। अब राजा तो अपना प्रजा के लिए कि चलो भाई दिल्ली ऑर्डर दे दिया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? प्रजा को, क्योंकि वो प्रजा जो है बेचारा पैदल जाना है उसको, राजा तो हाथी में बैठ के चल जाएगा। होता फिर वही है कि जब वहां से दौलताबाद से यानी कि देवगिरी, और देवगिरी का नाम बदल के रखा दौलताबाद, दौलताबाद से जब इस चला पूरा प्रजा को लेकर, तो कहा जाता है दिल्ली पहुंचते पहुंचते तक फिर हजारों लोगों की क्या चली जाती है? जान चली जाती है। अब ये सब निर्णय से आप समझ सकते हैं कि ये विद्वान होते होते भी किस प्रकार का इसका सोच था। जैसे कि कोई होता नहीं कि सोचे और उस पर काम किए और उसका दूरदृष्टि को देखते हुए काम किए, लेकिन बहुत लोग आगे का ना सोच के तुरंत का ही काम करते हैं। बात समझ रहे? तो ये जो दूसरा घटना हुआ, ये हुआ मोहम्मद बिन तुगलक का, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? राजधानी परिवर्तन। और इसमें भी बहुत जब गया दौलताबाद से दिल्ली, उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो उससे भी ना खुश रहे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बात समझ रहे हैं? उसके बाद जो एक और उसे कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, अब ये क्या था? कहा जाता है कि उस समय में ना कोष का बहुत दिक्कत हो गया था। वो समझते हैं ना, धन 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 का। तो इन्होंने कहा कि भाई चलो एक प्रतीक मुद्रा बनाया जाए, जिसपे क्या रहता है? चिन्ह, किसी का चिन्ह रहेगा। ठीक है, किसी का चिन्ह रहेगा। लेकिन वह प्रतीक मुद्रा किसका? वह प्रतीक मुद्रा जो है, वह प्रतीक मुद्रा कांसे का चलाने का निर्णय लिया कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और उसका जो बराबरी रखा गया वो चांदी के टाके के बराबर रखा गया, मतलब वो उसके बराबर है। कौन? कांसे का प्रतीक मुद्रा। ठीक है, अब ये चला मार्केट में कांसे का। अब उस समय में कांसा जो है वो घर घर अवेलेबल था, घर घर। अब जैसे कि अभी चलता है जाली नोट, वैसे उस समय में भी शुरुआत हो गया था किसका? कांसे का नोट छापना घर घर शुरू कर दिया था। सब नोट नहीं, सिक्का छापना घर घर शुरू कर दिया। अब ये बात जब पता चला मोहम्मद बिन तुगलक को, तो वो भी लगा कि ओ भाई भी क्या स्टार्ट कर देते। फिर उसने प्रतीक मुद्रा को भी कैंसिल किया, बंद करवा दिया। और एक चौथा घटना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, आपको हम उसके बारे में जिक्र कर देते हैं, जिसका नाम है खुर्सान योजना। ठीक है, उस समय में खुर्सान का शासक था अबू सईद। कहा जाता है कि वहां से कुछ लोग आए और जो है मोहम्मद बिन तुगलक को इन्होंने कहा कि खुर्सान का शासक है जो कि बहुत अत्याचार कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप जो है उस पर चढ़ाई करें। तो ये आनन फानन में कुछ नहीं देखा और 1 लाख सेना को तैयार कर लिया कि जाना है कहाँ? खुर्सान। ठीक है, वहां जाना है हमला करने के लिए। यहां तक कि मोहम्मद बिन तुगलक
1 साल का वेतन एडवांस दे दिया सभी सेना को, कि हो सकता है कि जाएंगे खुरासान, तो खुरासान हिंदुस्तान में ना है, बाहर है, तो वहां जाएगा आएगा, तब तक घर परिवार कैसे चलेगा, तो उसको वेतन दे दिया एडवांस में। और जब वेतन दे दिया, देने के बाद अब इसका जो है ना, अब कोई सजेशन दिया होगा, कुछ बताया होगा, अब यह जो है वो निर्णय बदल लेता है। किस चीज का? कि नहीं, युद्ध का, कि वहां जाके लड़ाई लड़ना है, ये निर्णय को वो वापस ले लेता है, नहीं जाना लड़ने के लिए। अब नहीं जाना है लड़ने के लिए, तो फिर अब जो वेतन दिया था 1 साल का वेतन, वो वेतन अब वापस कैसे मांगेगा? सेना को ऑर्डर दे चुके हैं। तो ये सब जो कुछ कुछ निर्णय है जो मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में कहा जाता है, कि वह नहीं कहते, कभी कभी कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है तो तुम निर्णय ले लेता है बिना सोचे समझे, तो वह तुम तुगलक है, इस तरह से टिप्पणी कभी कभी हो जाता है। तो ये भी एक निर्णय जो है मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत खराब, उसको मतलब निर्णय कहा जाएगा। और एक और निर्णय है, आपको हम बता दें,